यार ये बीजेपी की कास्ट पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी ने ललित और नीरव मोदी को चोर बोलकर ओबीसी का अपमान किया है या बीजेपी इन चोरों का नाम ओबीसी से जोड़कर ओबीसी का अपमान कर रही है। एक सवाल पूछूं, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, इन तीनों में कॉमन क्या है? जानते सभी हैं, बोल कोई नहीं सकता। मोदी जी इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये ललित मोदी और नीरव मोदी पागल थे ना, भाग गए। आज तक भगोड़ा भगोड़ा बोल के चिढ़ाती है दुनिया। ये तो बीजेपी ने अब बताया ये भगोड़े नहीं, ये तो ओबीसी है बेचारे। बीइंग ओबीसी मुझे राहुल गांधी के बयान में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, उल्टा मुझे ये सोचकर खुशी हो रही है कि ललित और नीरव हमारे भाई हैं। मेहुल चौकसी वो भी भाई हुआ ना, क्योंकि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी जी के मेहुल भाई का भतीजा है। क्या सच में इतने बड़े बड़े लोग ओबीसी हैं? मुझे लगता है इसी एक्साइटमेंट में ओबीसी युवा खुद जाकर आरक्षण हटाओ मोर्चा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा वैसे कमाल की बात है ना, पिछले 8 साल से जो लोग कह रहे थे हिंदुओं अपनी जाति छोड़ो, छोड़ो ये दलित स्वर्ण अगड़ा पिछड़ा, ये कुछ नहीं होता, सारे हिंदू एक हैं, हिंदुओं जाग जाओ। पिछले 3 दिन से वही लोग कह रहे हैं छोड़ो हिंदू, पिछड़ो, जाग जाओ। बीजेपी की कास्ट पॉलिटिक्स ने ओबीसी को बहुत कंफ्यूज कर रखा है। समझ में नहीं आ रहा नीरव और ललित मोदी को चोर बोलकर राहुल गांधी ओबीसी का अपमान कर रहे हैं या फिर इन चोरों का नाम ओबीसी से जोड़कर बीजेपी ओबीसी का अपमान कर रही है। गजब का अमृत काल चल रहा है देश में। जिन प्रधानमंत्रियों ने अपनी सरकार पर किसी भी घोटाले के आरोप लगने पर मंत्रियों के इस्तीफे लिए उन्हें जेल तक भेजा, सीबीआई से लेकर जेपीसी तक की जांच करवाई, वो सारे के सारे करप्ट थे। और जो प्रधानमंत्री किसी का इस्तीफा लेना या जांच करवाना तो दूर, घोटाले करने वाले का नाम तक नहीं ले सकता, वो कट्टर ईमानदार है। इससे अच्छे दिन और क्या होंगे? जेल से गैंगस्टर बोल सकते हैं लेकिन संसद में सांसद नहीं बोल सकते। राहुल गांधी सांसद पद के लिए अयोग्य हैं और प्रज्ञा ठाकुर योग्य। देखिए हम लोग जो भी बोल रहे हैं ये राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, हल्का हंसी मजाक हो सकता है, लेकिन हमने कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें कोर्ट के न्याय पर पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने विवादित बयान देने पर सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की है। इससे पहले बीजेपी के बहुत सारे नेता और बाबाओं पर रामजादे, हरामजादे, बेटी पटाओ, तलवार उठा लो, चाकू तेज कर लो, मुसलमानों को काट दो, उन्हें देश से भगा दो, उनका बहिष्कार कर दो, लड़कियों को उठा लो, गोली मार दो। जब भी किसी ने देश में ऐसे बयान दिए तो कोर्ट ने हमेशा ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है। क्या नहीं किया? तो कर देगी यार, कोर्ट है, टाइम लगेगा, हमें भरोसा है। मुद्दे की बात यह है ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की हिमायती बनकर अगर बीजेपी आपके बीच में आए तो पूछिएगा कि आज की तारीख में पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी मांग है जातिगत जनगणना। बीजेपी ये जनगणना क्यों नहीं करवा रही? पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि आरक्षण के बावजूद उसे पूरा लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उसकी जनसंख्या ज्यादा है और अवसर कम मिलते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया, लेकिन आज तक राज्यपाल ने उस बिल के ऊपर साइन नहीं किए। बीजेपी से पूछिएगा क्यों? पूछना कि ये लोग तब कहां चले जाते हैं जब हरियाणा में फैमिली आईडी के नाम पर पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया जाता है। ये लोग तब कहां चले जाते हैं जब मर्जर के नाम पर किसान, गरीब, दलित और पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा देने वाले 5000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। ये लोग तब कहां चले जाते हैं जब पिछड़ों की नौकरियों का बैकलॉग नहीं भरा जाता, उनके बच्चों का वजीफा खत्म कर दिया जाता है या उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। पूछिएगा, जरूरी है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पिछड़ों की एकता के नाम पर आपको कहा जाएगा देश के पिछड़ों आओ और 14,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करके बैंक के मुंह पे दे मारो ताकि हमारे पिछड़े भाई ललित और नीरव मोदी देश वापिस आ सके। आज हमारे साथ हैं राम पुनियानी जी और हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई। राहुल गांधी का लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया और अभी जो परिस्थिति निर्माण हुई है कि मोदी के सामने कोई विपक्ष बचा नहीं है, तो पूरी ये घटना को राम जी आप अपने नजरिए से किस तरह से देखते हैं कि ये घटना जो है वो क्या घटना है, इस पे आप अपना प्रकाश डालिए। हम देखिए ये एक लंबी कहानी है शकील भाई। अगर आप देखें तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो बातें कही प्राय वही बातें उन्होंने पहले लंदन में कैम्ब्रिज के अपने लेक्चर्स में कही। उसमें ने अडानी का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, सब मुद्दे उन्होंने देश से जुड़े हुए उठाए और उन्होंने उस समय वहाँ एक बात कही कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए एक रोशनी का काम करता है
और अगर भारत का लोकतंत्र कमज़ोर हो गया तो दुनिया में भी लोकतंत्र की जो ज्वाला है वो कमज़ोर हो जाएगी। और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम भारत के ही लोगों का है, ये अंदर के ही लोगों का है। तो पहले तो इसको डिस्टॉर्ट करके, इसको बदल के भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करो। ये एक फेक न्यूज़ को, फेक नैरेटिव को फैलाया गया और पहले तो उन्हें इस आधार पे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। इसके बाद क्रोनोलॉजी में अगर हम देखें तो उन्होंने उन पर बहुत सारे आरोप लगाए और उनको लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष को अपील भी की कि भाई देखिए, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, मेरे खिलाफ आरोप हैं, तो मुझे लोकसभा में बोलकर अपने आरोपों को क्लियर करने का मौका दिया जाए। तो ये एक बात चल रही थी। इसी दौरान क्या हुआ, गुजरात की निचली अदालत में एक मुकदमा, एक बीजेपी के जो सदस्य हैं, उनका नाम मोदी है बाई चांस, उन्होंने केस किया था राहुल गांधी पे। राहुल गांधी का कर्नाटका में एक बयान था कि नीरव मोदी, सुशील मोदी और ये जो सब चोर हैं, इनके नाम मोदी क्यों हैं। तो अब उसका फैसला भी आ गया और उस फैसले में कहा गया कि राहुल गांधी मोदी समाज का अपमान करने के लिए दोषी हैं। पहली बात तो ये है कि कोर्ट का क्या बात देखी मुझे पता नहीं, पर राहुल गांधी ने सभी मोदियों को चोर नहीं कहा, उन्होंने कुछ चोरों को मोदी कहा। इससे पूरे मोदियों का अपमान हुआ, ये बात कहना गलत है। और दूसरा, अभी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस, जो मोदी लोग हैं वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी के हैं, इसलिए ये ओबीसी समाज का अपमान भी कांग्रेस कर रही है। और मज़े की बात यह है कि इसमें नीरव मोदी, सुशील मोदी और दूसरे जो हैं वो ओबीसी को बिलोंग नहीं करते। अब जो नरेंद्र मोदी हैं वो ओबीसी से हैं, पर बाकी मोदी ओबीसी को नहीं करते। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये बात यूँ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कि कांग्रेस के ऊपर ये भी आक्रमण कर रहे हैं कि ये ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। ये भी अपने आप में गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जब मंडल कमीशन लागू किया गया था, तब बीजेपी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वो लोग मंडल लाए हैं, हम कमंडल लाएंगे। यानी ओबीसी के प्रति इनका रवैया उससे साफ है। अभी चुनावी कारणों से उसको एक और रंग दे रहे हैं। अब जैसे कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले पर आता हूँ, तो कोर्ट ने उन्हें 1 महीने की मोहलत दी है बड़े कोर्ट में जाने के लिए, और उस फैसले का अभी इस मामले में बेल भी दी है। तो उसका रिजल्ट आने के लिए रुकने के बजाय लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया है। अब एक तरफ से तो इसका बहुत परिणाम क्या है वो हम देख सकते हैं। राहुल गांधी ने फिर से कहा कि मैं गांधी हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अहिंसा के रास्ते से सत्य की बात कहने के लिए मैं आखिर तक तैयार हूँ, ये बात उन्होंने कही। और उसी के साथ साथ विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने, विपक्षी पार्टियों ने साथ आकर राहुल गांधी का समर्थन किया कि राहुल गांधी पर ये जो सरकार कर रही है ये गलत है और ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब इसको 2 प्रकार से देखा जा सकता है कि एक तो कोशिश करेंगे, कई जो कानूनी एक्सपर्ट हैं वो पहली बात तो ये कहते हैं कि ये सिविल मुकदमा था, उसको क्रिमिनल मुकदमे में बदलना गलत है। सिविल मुकदमे में इस प्रकार की जेल की सज़ा नहीं होती और उसमें मैक्सिमम सज़ा 2 साल की है। लोअर कोर्ट ने 2 साल की सज़ा दी ताकि वो जो कानून है उसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया जा सके। पर अभी दूसरे जो कानूनविद हैं वो ये कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में टिकेगा नहीं और राहुल गांधी को जो जेल की सज़ा है वो रद्द हो जाएगी, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। और अभी इसी को बीजेपी एक तरफ से आंदोलन कर रही है कि कांग्रेस जहाँ एक तरफ ओबीसी का अपमान कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट की भी अवहेलना कर रही है और कांग्रेस इस समय एक सत्याग्रह कर रही है और सत्य के लिए
कि भाई ये राहुल गांधी की सज़ा गलत है, पार्लियामेंट से उनकी बर्खास्तगी गलत है। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि इस कारण से पूरा विपक्ष एक साथ आने की संभावना बहुत मजबूत हो गई है। जो हम बात करते थे कि 2024 के चुनाव में पूरा विपक्ष एक साथ आ पाएगा क्या, तो अभी लगता है कि उसकी एक बड़ी संभावना खड़ी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक प्रकार का जोश पैदा हो गया है। जो कांग्रेस पार्टी पहले सुस्त सी रहती थी, एक तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसमें काफ़ी सक्रियता आई, और इस मुद्दे के बाद कांग्रेस में और भी सक्रियता आएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो कई जो कमेंटेटर्स हैं, कई जो इन बातों को बड़ी गहराई से रखते हैं, उनका मानना है कि ये पूरी चीज़ों में राहुल गांधी को इसमें काफ़ी कामयाबी मिली है कि वो एक झूठ के खिलाफ जो कोशिश की जा रही है, अडानी के मामले को बाईपास करके रोशनी को राहुल गांधी पे लाया जाए, उसका एक विरोध होगा और उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे। और कांग्रेस पार्टी की सक्रियता, अपोजिशन पार्टियों का साथ में आना, इससे ऐसा लगता है कि इससे बीजेपी को एक प्रकार का डर लग रहा होगा। जो अभी तक उनकी चुनावी मशीनरी मजबूत है, उनके पास धन बल है, मनुष्य बल है, उसके आधार पे वो चुनाव जीतने की बहुत बड़ा मादा रखते हैं, बहुत बड़ी संभावना रखते हैं, उसमें एक थोड़ा सा क्रैक आने की संभावना है। तो ये मुख्य रूप से ऐसा मेरी मान्यता है कि ये जो अभी की घटनाएं हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ लगती हैं, पर इससे शायद राहुल गांधी का कद पहले से बढ़ेगा और कांग्रेस की उम्मीदें और कांग्रेस का जो सॉलिडारिटी है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। राम जी, आपने सही बात कही। मैं सिर्फ ओबीसी का अपमान पर मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ कि कई बार बीजेपी के लोगों ने कहा है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन सब आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं। तो ऐसा पूरे मुसलमानों को इस तरह से कटघरे में खड़ा करने वाले आज वो ओबीसी की बात कर रहे हैं। खैर, मैं दूसरा और एक इससे जुड़ा हुआ मुद्दा कि अभी जैसे कि राहुल गांधी जो है मुख्य जो आवाज उठाते थे, जो विपक्ष की एक पूरी राष्ट्रीय आवाज दिखती थी, वो आवाज को अभी बंद कर दिया गया है। न वो तो अभी लोकसभा में बात नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर केस भी चल रहा है और कल वो जेल भी जा सकते हैं। तो क्या इसका परिणाम ये नहीं होगा कि देश में जो विपक्ष की आवाज है या जो मोदी की सत्ता को चैलेंज करने की आवाज है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि अभी 1 महीने का वक्त है और हायर कोर्ट्स में क्या नतीजा आता है उस पर देखना पड़ेगा। दूसरा, मुझे लगता है बाई चांस अगर राहुल गांधी को जेल भी हो जाती है तो अभी कांग्रेस की सक्रियता बहुत बढ़ गई है। अब ये आप 3 साल पहले की कांग्रेस देखिए, जहाँ कोई ज़्यादा हलचल नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं था, कोई इस प्रकार का आंदोलन नहीं था। आज कांग्रेस में एक प्रकार की जान आई हुई दिखती है। ये मैं केवल आशावाद के आधार पे नहीं कह रहा, मैं उनके बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो किस प्रकार से एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं, तो और उसी के साथ साथ विपक्ष के लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। और राहुल गांधी लोकसभा के अंदर बोलें या बाहर बोलें, 1 महीने तक तो बाहर है, हो सकता है उसके बाद भी और थोड़े दिन बाहर रहें, तो उनकी आवाज़ अभी मीडिया कवर कर रहा है। शकील भाई, आप ख्याल कीजिए कि पहले मीडिया ने इन लोगों को पूरा ब्लैकआउट करके रखा था अभी तक, और अब वो मजबूर हो गए हैं कि इनकी आवाज़ के बारे में वो बताएं। और अभी राहुल गांधी लगातार मीडिया में बने हुए हैं। जो पहले मीडिया उनको टोटल एक प्रकार से ब्लैकआउट करता था, अभी वो मजबूर हैं और उनको राहुल गांधी को कवर करना ही पड़ेगा, करते ही हैं। और उसका भी एक कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति पे एक पॉजिटिव सकारात्मक असर होगा। हाँ, मैं सिर्फ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कल जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने जो जिस तरह से आक्रोश से बोला, उसी में उन्होंने एक पत्रकार के बारे में बहुत ही उनको चुप उठाने की कोशिश की थी और कहा था कि आप
बीजेपी का बैच लगा लो, उसके खिलाफ राहुल गांधी के इस काम के खिलाफ मुंबई प्रेस क्लब ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा है कि आप कुछ भी हो, लेकिन आप इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाकर हमारे अपमानित नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रेस क्लब ने उनको माफी मांगने के लिए कहा है, लेकिन वो तो माफी नहीं मांगते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा में था, तो राहुल गांधी को जो पूरा सपोर्ट था, उनके जो फैमिली की वजह से पूरा सपोर्ट था, जो राजीव गांधी का जिस तरह से हत्या कर दी गई थी, या जो इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, या जो गांधी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है, उसको लोग याद करते थे। और आज भी प्रियंका ने जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि वो एक बलिदान का बेटा है, और उन्होंने उसको पूरी भावनात्मक बनाने की कोशिश की। तो आपको लगता है कि ये राहुल गांधी जो गांधी फैमिली से हैं, वो एक विक्टिम की तरह अगर जनता के बीच में जाते हैं तो उनको जनता का समर्थन मिलेगा? निश्चित रूप से अभी बीजेपी के कुछ लीडर्स को भी लग रहा है कि राहुल गांधी सिंपैथी वेव यानी अपने लिए सहानुभूति पैदा करने के लिए अभी इस प्रकार की बातों को कर रहे हैं, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। ये बात भी सही है कि उनके पूरे परिवार में बलिदान की कहानी है। मोतीलाल नेहरू से चालू अगर हों तो उन्होंने आनंद भवन, बाद में जवाहरलाल नेहरू ने उनके पूरी प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी। इंदिरा गांधी ने कि उनकी भी हत्या हुई, जैसे आपने बताया, राजीव गांधी की भी हत्या हुई, और ये एक भावनात्मक मुद्दा भी है। और राहुल गांधी पर शुरू पे जो असर था, जो सहमे हुए रहते थे, वो इसलिए रहते थे कि पहले उन्होंने अपनी आंखों से या उनके सामने ही उनकी दादी की हत्या हुई, उनकी पिता की हत्या हुई। तो आप देखिए उस पर एक मानसिक दबाव कितना रहा होगा, और वो आज उसका अगर लोग तो भावनात्मक तरीके से देखते हैं, और जैसे आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये भावनाएं लोगों में दिखी, और वो भावनाओं में सच्चाई तो है। खैर, मुझे लगता है कि भावनाओं के आधार पे राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति मुद्दों के आधार पे होना चाहिए। पर खैर, राजनीति का खेल तो राजनीति का है, उसमें हम ज़्यादा कर नहीं सकते। उसमें उस पर ज़्यादा एनकैश करना, उस पर ज़्यादा सामने रखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ज़्यादा काम के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। आप राहुल गांधी को आप अगर एडवाइस करना चाहेंगे तो अभी उनको किस दिशा में जाना चाहिए और आगे की कैसी राजनीति होनी चाहिए उनकी? देखिए, राहुल गांधी को एडवाइस करने वाला मैं कौन होता हूँ, पर हाँ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, अब छोटी मोटी गलतियाँ तो सबसे होती हैं, वो भी उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, पर मुख्य रूप से जिस बहादुरी से, जिस साहस से, जिस आत्मविश्वास से वो कह रहे हैं कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूँगा, भले ही मुझे जेल हो जाए, भले ही मुझे राजनीति से बाहर कर दिया जाए, वो एक बहुत सराहनीय कदम है। और इसका प्रभाव बाकी नेताओं पर होगा, बाकी कांग्रेस के अंदर नेताओं पर होगा। विपक्ष की एकता बनने में इससे मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत सही रास्ते पर है। पर एक ही है कि अडानी के एक मुद्दे के साथ बाकी मुद्दों को भी लगातार जोड़ना ज़रूरी है। केवल एक ही मुद्दा नहीं होना चाहिए आगे आने वाले समय के लिए। उसके साथ साथ जो मुद्दे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में उठाए, उनको भी लगातार दोहराने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आपने हमसे बात किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा हुई, और आगे भी हम ऐसे मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे।